हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 290 यानी 290, जिसमें हम देखेंगे विविध प्रश्नों से संबंधित अगले प्रश्न। ठीक है, तो जरा ध्यान दें। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन सी नियताप्ति। नियताप्ति निम्नलिखित में अर्थोपक्षेपक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं बल्कि नाटक की 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। ठीक है, नियताप्ति क्या है दोस्तों? तो ध्यान रहे, अर्थोपक्षेपक नहीं है बल्कि नाटक की जो 5 अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें से एक अवस्था है नियताप्ति। ठीक, नाटक में सारी कथा वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करना कठिन होता है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं ध्यान से सुने दोस्तों एक बार फिर से। नाटक में सारी कथा वस्तु को, यानी कि जितनी भी कथा वस्तु है उसको सीधे तौर पर रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कठिन होता है। ठीक है, अतः उसके कुछ अंश की केवल सूचना ही किसी प्रकार से दी जाती है। ठीक है, इस सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बात स्पष्ट होगी। यानी कि नाटक के, ठीक है, नाटक यानी कथा वस्तु के कुछ अंश जिन्हें सीधे तौर पर हम रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, उनके लिए हम क्या करते हैं कि उसे केवल सूचना के तौर पर ही बताते हैं। ठीक है, और इस सूच्य वस्तु की सूचना देने के लिए जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उन साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं ये 5 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है विष्कंभक। ध्यान से सुनते जाएं, यहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है विष्कंभक। ठीक है, नाटकों के शुरू में या 2 अंकों के बीच में 2 गौण पात्रों के वार्तालाप द्वारा जब सूचना दी जाती है तो उसे विष्कंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्कंभक कहते हैं। ठीक, तो नाटक के शुरुआत में या 2 अंकों के बीच में, किसके? 2 अंकों के बीच में 2 गौण पात्रों के वार्तालाप द्वारा जब सूचना दी जाती है तो उसे विष्कंभक कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रकार है चूलिका। क्या है? चूलिका यानी पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? चूलिका कहलाती है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, फिर है तीसरा प्रकार अंकास्य। क्या? अंकास्य। तो अंक के अंत में, किसके? किसी अंक के अंत में, यानी जो अंक प्रदर्शित किए जाते हैं उसके अंत में जहां बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है। किसकी? बाहर जाने वाले पात्रों से अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है, उसे हम कहते हैं अंकास्य। क्या कहते हैं? अंकास्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी। फिर है चौथा प्रकार। कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दें, अंकावतार। ठीक है, यानी अंक की समाप्ति के पहले ही अगले अंक की कथा वस्तु के प्रारंभ
कथा वस्तु को प्रारंभ करना अंकावतार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकावतार कहलाता है। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब किसी अंक की समाप्ति होती है तो उसकी समाप्ति से पहले ही अगले अंक की कथा वस्तु को शुरू कर देना अंक अवतार यानी अंकावतार कहलाता है। ठीक है, तो ये था चौथा प्रकार। अब देखते हैं पांचवा प्रकार। क्या है पांचवा प्रकार? तो जरा ध्यान दे दोस्तों, प्रवेशक। ठीक है, पांचवा प्रकार क्या है? प्रवेशक है। ठीक, नवागंतुक निम्न कोटि के पात्र यानी कि नए आने वाले निम्न कोटि के पात्र द्वारा दी जाने वाली सूचना को प्रवेशक कहते हैं। नवागंतुक निम्न कोटि के, शब्दों पर ध्यान दें, नवागंतुक निम्न कोटि के पात्र द्वारा दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? प्रवेशक कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। किसके? तो दोस्तों ये सभी अर्थोपक्षेपक, ठीक है, अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार हैं। ठीक है, विष्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेश का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो 5वां प्रकार है प्रवेशक। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैंने प्रवेश का बोला, वो नहीं, प्रवेशक होगा। ठीक है, तो दोस्तों जरा ध्यान दें, अगला प्रश्न है सूच्य कथानक। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? तो सूच्य कथानकों को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर। कितनी? 5 होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और शब्दों पर ध्यान दें, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपक, ठीक है, इनकी संख्या 5 है, दिमाग में बिठा लें 5। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ऑप्शन डी उत्पाद्य। उत्पाद्य कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि प्रयत्न, प्राप्त्याशा और फलागम ये सभी कार्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्पाद्य नहीं आता। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, अगली व्याख्या है, ध्यान दें। उत्पाद्य, उत्पाद्य कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नाटक में जो कार्य प्रारंभ किया जाता है, नाटक में जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसकी प्रगति के विभिन्न विश्रामों को कार्य अवस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी प्रगति के विभिन्न विश्रामों को कार्य अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, नाटक में जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसकी प्रगति के विभिन्न विश्रामों को कार्य अवस्थाएं कहते हैं। ये अवस्थाएं उसकी गतिविधि को सूचित करती हैं। ठीक है, ये अवस्थाएं उसकी गतिविधि को सूचित करती हैं। ये 5 अवस्थाएं इस प्रकार हैं, जरा ध्यान दें। सबसे पहले आरंभ, फिर है यत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर है नियताप्ति, फिर है फलागम। ठीक है, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम, ये 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 5 अवस्थाएं किस काम आती हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसकी गतिविधि को सूचित करती हैं। किसकी गतिविधि? नाटक में जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसकी प्रगति के विभिन्न विश्रामों को कार्य अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, और ये अवस्थाएं उसकी यानी किसकी? विभिन्न विश्रामों की गतिविधि
को सूचित करती हैं, ठीक है, किसी कार्य के। ठीक, तो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया था। क्या दिया था? विकल्प सी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना गया है। क्या माना गया है? विकल्प डी माना गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से जो ऑप्शन डी है यानी उत्पाद्य कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि प्रयत्न, फलागम और प्राप्त्याशा ये तीनों आते हैं, उत्पाद्य नहीं आता। लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हे प्रभो मैं प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? हे प्रभो मैं प्रभु, अच्छा हे प्रभु, ये जो शब्द हैं दो, हे प्रभु, इसमें पूछ रहे हैं कि प्रभु, प्रभु से बना है प्रभु, तो प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? विधि पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, हटके प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान से सुने। ऑप्शन डी संप्रसारण, संप्रसारण विधि है किसमें? हे प्रभु में। हे प्रभु में, प्रभु शब्द में संप्रसारण विधि है, ऑप्शन डी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, जरा ध्यान दें। वेद में ऋच शब्द परे होने पर रि का संप्रसारण होता है। वेद में जो ऋच शब्द है, शब्द परे होने पर रि का संप्रसारण होता है, रि का त्रिका, ठीक है, त्रिका संप्रसारण होता है, और उत्तर पद के, ठीक है, उत्तर पद के आदि का लोप हो जाता है, और जो बाद का पद है, ठीक है, बाद का पद है उसका लोप हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग एरर है। ठीक है, वेद में ऋच शब्द, ठीक है, ऋच शब्द परे होने पर, परे मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है कुछ, ठीक है, तो परे होने पर यानी पूर्व होने पर हो सकता है, यहाँ पे पूर्व होने पर रि का संप्रसारण होता है और उत्तर पद के आदि का लोप हो जाता है। तिस्त्र ऋचो यस्मिन तत् त्रिचम सूक्तम, क्या है? तिस्त्र त्रिचो यस्मिन तत् त्रिचम सूक्तम, जिसमें तीन ऋचाएं हैं। कितनी? तीन ऋचाएं हैं, तीन ऋचाएं हो उस सूक्त का नाम त्रिच है। क्या है? जिसमें तीन ऋचाएं हो उस सूक्त का नाम त्रिच है। त्रिधन ऋच, त्रिधन ऋच। इस अवस्था में वी का, किसका? वी का संप्रसारण होने पर त्रि बना। क्या बना? इसमें किसमें? त्रिधन ऋच। इस अवस्था में त्रि का संप्रसारण होने पर त्रि बना, सॉरी वी का संप्रसारण होने पर त्रि बना और ऋच के री का लोप हो गया। किसका? जो ऋच में जो री था उसका लोप हो गया। ठीक, तो त्रिचम, त्रिचम सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? त्रिचम सिद्ध हो गया। अतः प्रभु शब्द में संप्रसारण विधि है। क्या है? प्रभु शब्द में संप्रसारण विधि है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है प्रश्न? वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो वेणी संहार नाटक का अंगिरस है वीर रस, ऑप्शन ए। ठीक है, वेणी संहार नाटक का अंगिरस है वीर रस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र, कौन सी? नाट्य शास्त्र की नियमावली का विधिवत पालन करने के कारण नाट्य शास्त्र के आचार्य ने भट्ट नारायण को, किसको? आचार्य भट्ट नारायण को बहुत महत्व दिया है। क्यों दिया है भरत मुनि ने महत्व? तो ध्यान रखें, नाट्य शास्त्र की नियमावली का विधिवत इन्होंने पालन किया और पालन करने की वजह से नाट्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उन्होंने भट्ट, नाट्य शास्त्र के आचार्य कौन है? भरत मुनि। ठीक,
तो और भी बाकी आचार्य जो हैं वे भी, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया है। अगर रचना के नाम से हम देखें तो आचार्य भरत मुनि, ठीक है। तो आचार्यों ने भट्ट नारायण को बहुत महत्व दिया है। नाटककार निसंदेह घटना संयोजन में अत्यंत दक्ष हैं। कौन? भट्ट नारायण घटना संयोजन में अत्यंत दक्ष हैं। उनके वर्णन सार्थक और स्वाभाविक हैं। उनके वर्णन सार्थक और स्वाभाविक हैं। नाटक का प्रधान रस क्या है? वीर रस है। नाटक का प्रधान रस वीर रस है। गौड़ी रीति, औज गुण और प्रभावी भाषा, ध्यान दें, गौड़ी रीति, औज गुण और प्रभावी भाषा इनकी अन्य विशेषताएं हैं, ठीक है। नाटक का प्रधान रस वीर होता है और गौड़ी रीति, औज गुण और प्रभावी भाषा के कारण इनकी विशेषताएं बढ़ जाती हैं, ठीक। तो वेणी संहार नाटक को नाट्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अगर नाट्य कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में किसी ग्रंथ की बात की जाती है तो वेणी संहार नाटक की जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जरा ध्यान देना। वेणी संहार में, किसमें? वेणी संहार में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसके पात्र इतिहास प्रसिद्ध हैं। कितने, कौन से? इसके पात्र इतिहास प्रसिद्ध हैं। किसके? वेणी संहार के। और वेणी संहार में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। नाटक का नायक कौन है? दुर्योधन है, क्योंकि उसको लक्ष्य में रखकर। नाटक का नायक कौन है? दुर्योधन है, क्योंकि उसको लक्ष्य में रखकर समस्त घटनाएं चित्रित हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए उसके दुख, पराभव और मृत्यु का वर्णन होने से यह एक दुखांत नाटक माना जाता है, ठीक है। तो नाटक का नायक कौन है? दुर्योधन, क्योंकि उसको लक्ष्य में रखकर समस्त घटनाएं चित्रित की गई है, इसीलिए उसके दुख, पराभव और मृत्यु का वर्णन होने से यह नाटक कैसा हो गया है? एक दुखांत नाटक है, ठीक है, दुखांत नाटक हो गया है। वेणी संहार की प्रस्तावना, वेणी संहार नाटक की प्रस्तावना में विष्णु, कृष्ण और शिव की स्तुति है। किसकी स्तुति है? तो वेणी संहार की प्रस्तावना में विष्णु, कृष्ण और शिव की प्रस्तुति है, ठीक है। फिर है शास्त्रीय दृष्टि से रत्नावली के बाद, किसके बाद? रत्नावली के बाद इसी का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। शास्त्रीय दृष्टि से रत्नावली के बाद इसी का अत्यधिक महत्व है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। रत्नावली भी एक नाटक है, ठीक। शास्त्रीय दृष्टि से बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो शास्त्रीय दृष्टि से रत्नावली के बाद अगर किसी नाटक का नाम लिया जाता है तो वे है वेणी संहार नाटक। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य है, ठीक है। भाववाच्य से भी प्रश्न पूछा जाता है। DSSB के पिछले सालों के कुछ पेपर देखेंगे तो उनमें यहाँ से प्रश्न बना है, ठीक। तो ऑप्शन बी, तेन गृहम गतम, ठीक है, इस वाक्य में भाववाच्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो दोस्तों देखें व्याख्या। जिन वाक्यों में कथ्य के तौर पर, किसके? कथ्य के तौर पर भाव अर्थात अनुभव जन्य स्थिति को प्राधान्य दिया जाता है और उस क्रिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें भाववाच्य या भाव प्रधान वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको सुनना है ध्यान से। भाववाच्य या भाव प्रधान वाक्य किसे कहते हैं? तो जरा ध्यान दें, जिन वाक्यों में कथ्य के तौर पर भाव अर्थात अनुभव जन्य स्थिति को प्राधान्य दिया जाता है,
ठीक है, यानी कि अनुभव जन्य जो स्थिति होती है उसे प्राधान्य दिया जाता है और उसे क्रिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्रिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें भाववाच्य या भाव प्रधान वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाव का अर्थ है, क्या अर्थ है? भाव का अर्थ है वे अनुभव जिन्हें आँख, नाक, कान इत्यादि ज्ञानेंद्रियों, हाथ, पांव आदि कर्मेंद्रियों, ठीक है, तो आँख, नाक, कान क्या है? ये है हमारी ज्ञानेंद्रियां, जबकि हाथ, पांव ये क्या है? ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और मन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, भाव का अर्थ है वे अनुभव। अब ध्यान से सुनना, जिंदगी भर के लिए समझ लो इस चीज को। ठीक है, कि भाव का अर्थ क्या होता है। तो यानी भाव का अर्थ होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और मन के माध्यम से जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वे भाव हैं। ठीक है, अब ध्यान दे दोस्तों, ज्ञानेंद्रियां के अंतर्गत आते हैं आँख, नाक और कान। वहीं हम बात करें कर्मेंद्रियां, तो कर्मेंद्रियां के अंतर्गत आते हैं हाथ और पांव, ठीक है, और मन। ठीक है, तो ध्यान दें, हाथ पांव हो गए और मन, ठीक है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? भाव का अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, भाषा के माध्यम से, ध्यान दे जरा, भाषा के माध्यम से। अब भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, ध्यान दे, किसी भाव को समझने के लिए। तो भाषा के माध्यम से इनका सही वर्णन नहीं किया जा सकता। भाषा के माध्यम से इनका सही वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल इशारा किया जाता है, केवल इशारा किया जाता है। यथा तेन गृहम गतम, यथा तेन गृहम गतम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यथा यानी जैसे, तेन गृहम गतम, ये क्या है? ये भाववाच्य है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? भाषा के माध्यम से इनका सही वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल इशारा किया जाता है। किसका? ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का। ठीक है, तो इशारों में बात होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि वहां पर भाव प्रधान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब देखो, शुरुआती पंक्ति को फिर से सुनो एक बार जरा, गौर करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दें। जिन वाक्यों में कथ्य के तौर पर, किसके? कथ्य के तौर पर भाव, यानी कि कहने की बजाय जब भाव अर्थात अनुभव जन्य स्थिति को प्राधान्य दिया जाता है, उसे क्रिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाच्य या प्रधान वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो कहने की बजाय भावों के आधार पर जो हो, यानी अनुभव किया जा सके, और ये किसके द्वारा होगा? आपकी ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य या प्रधान वाक्य कहेंगे। मुझे लगता है ये आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोस्तों आप वीडियो को रिपीट करके देख लें। अगर वीडियो रिपीट ना कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से अपना आराम से पढ़ लें। ठीक है, और वे लोग, जो लोग मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं या अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताते हैं, उन्हें मेरा चैनल नहीं मिलता है, तो दोस्तों उन्हें बताएं। ठीक है, या आप लोग भी सर्च करें हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, ये आप सर्च इंजन में इनपुट करें तो आपको मेरे चैनल से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर जिससे संबंधित आपको प्लेलिस्ट देखनी है, तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी है, वहाँ पर आपको हर रचना डिटेल में भी बताई गई है, और घटना चक्र में क्या है? व्याख्याएं और प्रश्न हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हैं, मेरी सलाह से आप उन शॉर्ट वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो। बाकी वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियोस भी हैं, तो आप उन्हें भी देख लें, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएं। शुरुआती वीडियोस थोड़े से खराब रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चीज़ें नहीं पता थी मुझे। ठीक है, जैसे भी समझ में आया मैं करती गई। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां तो आप इतनी तो माफ़ कर ही सकते हैं। ठीक है,
और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कर लें, अगर मन हो तो कर लें, मन ना हो तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं, ठीक। और जिन भी स्टूडेंट्स का दोस्तों सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, जहाँ कहीं भी सिलेक्शन हो इन वीडियोस को पढ़ने के बाद, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियोस को देखने के दौरान अगर कहीं भी गलतियाँ दिखती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी घटना चक्र पुस्तक यहीं समाप्त हो चुकी है, ठीक है। जैसा कि हम उसे कर रहे हैं, लगभग 2 साल के आसपास होने जा रहा है, लगातार हम उस पर मेहनत कर रहे थे, तो आज वे समाप्त हो चुकी है, ठीक है। उसमें हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य समाप्त हो गया है, ठीक है। संस्कृत की व्याकरण मैंने नहीं कराई है क्योंकि हिंदी व्याकरण काफ़ी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। अब जो उसमें पोर्शन है वो है हिंदी नेट JRF परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का, ठीक है, जिसमें चयनित विषय आधारित प्रश्न हैं, ठीक। तो प्रश्न पत्रों का संकलन है, सॉल्व्ड पेपर है सारे, ठीक है। आप कहेंगे और मेरे पास अगर समय होगा तो मैं इन प्रश्न पत्रों को भी करा दूंगी, ठीक है। बाकी मैंने प्रश्न पत्रों से संबंधित नेट JRF के प्रश्नों से संबंधित वीडियोस मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख लें। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है वीडियोस बनाने की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों, ठीक है। और मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को दिल से धन्यवाद है जो इस चैनल से जुड़े रहे लगातार और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी उपस्थिति बताते रहे, ठीक है। मैं डायरेक्ट ऑनलाइन तो नहीं आई हूँ क्योंकि अभी सच में मेरे पास समय नहीं है, ऑफलाइन जितना हो सका मैंने करने की कोशिश की है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें दोस्तों, अच्छी नौकरी पर बैठें, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप ऊंचे पद पर बैठ जाएं तो आप दूसरों की सेवाएं करें, ठीक है, दूसरों को भी उस स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे मेरी तरफ से और आपके भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये पुस्तक भी यहीं समाप्त होती है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अगर मेरे अगले वीडियोस आएंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।